नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हरियाणा के रोहतक जिले की है, जो कि बहुत ही भयावह और बहुत ही खतरनाक कहानी है। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। दरअसल दोस्तों, इस कहानी में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके और अपने पूरे परिवार को खत्म कर देती है। उस दिन वो अपने परिवार में कुल 7 लोगों को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके कत्ल कर देती है। और दोस्तों, हद तो तब पार हो गई थी जब वह लड़की वहीं पड़ी अपनी दादी के लाश के पास अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाना चालू कर देती है। वो रात भर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहीं पे संबंध बनाती है, जो कि उसने खुद अपने हाथों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये जनरेशन कहाँ जा रही है? ऐसे ऐसे केस सुनने के बाद बहुत अजीब लगता है और यकीन करना मुश्किल है। ऐसी कहानी जब सामने आती है तो एक बार को यकीन नहीं होता कि क्या ये सच है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी 100% सच है और ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी सोनम और नवीन का आपस में प्रेम संबंध था, जहां एक की जाति गोत्र होने के चलते दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर दें और मुझे ये कहानी सुनने के बाद ये बात जरूर बताएं, क्या ऐसी भयावह घटना पहले के दौर में हुआ करती थी? आज से 30 या 40 साल पहले, 50 साल पहले ऐसी घटनाएं हुआ करती थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपना सुझाव दें, हमें किस तरह की क्राइम स्टोरी चाहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम कहानी को आज स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी हरियाणा के रोहतक जिले की है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि दोस्तों, एक लड़की एक कॉलेज से अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही होती है और वहीं उसी कॉलेज में एक लड़का भी पढ़ाई कर रहा होता है। लड़के का नाम नवीन होता है और जो लड़की होती है उसका नाम सोनम होता है। ये दोनों कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत होने लगती है। बातचीत होते होते ये दोनों काफ़ी करीब आने लगते हैं और दोस्तों, उसके बाद ये लोग संबंध में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। दोस्तों, एक बार जब ये संबंध बना लेते हैं उसके बाद इनको आदत पड़ जाती है और ये बिना संबंध बनाए रह ही नहीं सकते थे। इतनी आदत इनको पड़ चुकी थी। दोस्तों, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। यह जब उनके घर वालों को पता चलता है, जो लड़की के घर वाले थे, जो नवीन नाम का लड़का था दोस्तों, जो कि सोनम का प्रेमी था, वह सोनम के घर के पास ही रहा करता था, उसी मोहल्ले का रहने वाला था और दोनों लड़का लड़की जाट समुदाय के थे और एक ही गोत्र के थे। इसलिए घर वाले तुरंत रोक लगा देते हैं, क्योंकि एक ही गोत्र में शादी भी नहीं कर सकते थे। इन सब चीज़ों के चलते वो तुरंत इस पर रोक लगा देते हैं और इन दोनों का मिलना जुलना बंद करवा देते हैं। लड़की का कॉलेज से पढ़ाई बंद करवा देते हैं, उसको कॉलेज जाना बंद करवा देते हैं, पढ़ाई छुड़वा देते हैं। अब दोस्तों, ये लोग मिलजुल नहीं पाते हैं आपस में, बहुत परेशान थे दोनों लोग। लेकिन अभी तक लड़की के पास फ़ोन था। वो फ़ोन में फिर भी घंटों बात किया करती और दिन रात उसी में लगी रहा करती। इस तरह से इनकी डेली बातचीत हो जाती थी और कभी कभी ये छुप करके मिल भी लेते थे और संबंध भी बनाते थे। दोस्तों, अभी तक इनके घर वाले इनको रोकने में कामयाब नहीं हुए थे। ये अभी भी मिलते जुलते और संबंध बनाते। दोस्तों, एक वक्त आता है जबकि घर वाले काफ़ी टाइट हो जाते हैं और नज़र रखने लगते हैं इनके ऊपर। अब लड़की भी परेशान थी, लड़का भी परेशान था, क्योंकि इनको लत लग चुकी थी संबंध बनाने की। बहुत ही अजीब तरह के थे ये दोनों इंसान। ये दोनों लड़का लड़की इतने अजीब थे कि जिसको कहानी में आगे मैं बताऊंगा आपको पता चलेगा। सुनने के बाद आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि इतना कोई कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, अब इन दोनों को काफ़ी सख्ती का सामना करना पड़ता था, घर वाले सख्त हो चुके थे। उसके बाद लड़की एक दिन फ़ोन में लड़के से बोलती है कि ऐसा किया जाए कि सब घर वालों को रास्ते से ही हटा दिया जाए, उसके बाद तो हमको रोकने वाला कोई बचेगा ही नहीं। उसके बाद हम आपस में आराम से मिलजुल सकेंगे और कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं रहेगा। दोस्तों, लड़का जो होता है वो भी इसका प्लान सुनता है और वो भी इसको एग्री करता है। उसके बाद ये दोनों सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, करें तो करें कैसे, और ऐसे करना है कि हम फंसे भी ना। और अब ये दोनों फ़ोन में बात हो ही रही थी, फ़ोन में ही प्लान करते हैं। लड़की बोलती है कि तुम ऐसा करो, कोई ऐसी दवा लेके आओ जो मैं खाने में घर वालों को मिला के दे दूँ, तो वो सारे लोग सो जाएंगे। उसके बाद
हम अपना आराम से जो भी करना चाहिए कर सकते हैं। दोस्तों नवीन अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उससे नींद की टेबलेट मांगता है। उसके बाद वहाँ जाकर के वो जब मिलता है दोस्त जो होता है उसका, नवीन का जो दोस्त था उसका नाम जसबीर था। नवीन अब जसबीर के पास जाता है और उससे नींद की गोली लेता है, जो कि थोड़ी बहुत नहीं, पूरी 100 टेबलेट लेता है उससे। वो पूछता भी है कि ये किस लिए चाहिए, लेकिन उसको वो बताता नहीं है और बोल देता है कि काम है, ज़रूरत है, और तमाम बहाने बना के चला आता है। उसके बाद टेबलेट को, सारी की सारी जितनी भी टेबलेट थी, उसको बारीकी से पीस के एक पाउडर की तरीके बना लेता है। पाउडर की तरीके बनाने के बाद वो पाउडर, जो कि नींद की गोलियों का पाउडर था, वो सोनम को मौका देख करके दे देता है। अब शाम होते ही सोनम वही जो पाउडर था वो अपने खाने में, जो घर में उसके शाम का खाना बन रहा था, उसी खाने में थोड़ा सब्जी और थोड़ा दूध में मिला देती है सारा का सारा। अब उसके बाद उसके घर वाले जब शाम को खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद घर वाले आराम से सोने लगते हैं। उनको नींद आ जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में ये नींद की गोलियां खाने में मिली हुई थी। लेकिन सोनम उस दिन खाना नहीं खाती है। दोस्तों उसी दिन सोनम के घर में 2 इलेक्ट्रीशियन आए हुए थे और वो ऊपर छत में कुछ बिजली का काम कर रहे थे। तो उनको भी देर हो गई थी, तो वो भी यहीं खाना खा के और रात में यहीं रुकने वाले थे, और सुबह थोड़ा बहुत जो काम बचे था वो करके वो चले जाते। अब यही खाना उनको भी दे दिया जाता है, वो भी यही खाना खाते हैं दोस्तों। लेकिन वो अभी आपस में दोनों बात कर रहे थे, छत में लेटे थे। सोनम धीरे से आहट लेने जाती है, वो देखती है कि वो अभी जग रहे हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बताती है कि मेरे घर में जो इलेक्ट्रीशियन आए हुए हैं वो अभी जग रहे हैं, वो अभी सोए नहीं। वो बोलता है ठीक है, और थोड़ी देर इंतज़ार करो, वो भी सो जाएंगे। अब दोस्तों रात का टाइम था और 10:30 बज चुके थे। 10:30 बजने के बाद अब घर में सब कोई सो चुका था। एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो जग रहा हो सोनम के अलावा। सोनम अब अपने बॉयफ्रेंड नवीन को फ़ोन लगाती है और उसको बताती है कि सारे लोग सो चुके हैं, अब तुम आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो धीरे धीरे छिपते छिपाते घर के अंदर आ जाता है। अब घर के अंदर आने के बाद ये दोनों आपस में प्लान करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद दोस्तों ये एक रस्सी लेते हैं और वो रस्सी लेकर के ये सबसे पहले वहाँ जाते हैं जहाँ पे इस सोनम के माता पिता सोए हुए थे। सोनम के जो पिता थे उनका नाम सुरेंद्र सिंह था और जो माता थी उनका नाम प्रोमिला था। सुरेंद्र सिंह जो थे उनकी उम्र 40 साल थी और माता की उम्र 35 साल। ये छिपते छिपाते वहाँ पे पहुँच के और पहले जो है अपने पिता का अपने प्रेमी के साथ मिल के और रस्सी से गला कस के, अब रस्सी कसते ही उस पैर तो हाथ पैर छटपटाते हैं और तब तक ये कस के रखते हैं जब तक कि हाथ पैर स्लो ना हो जाए या फिर थम ना जाए। हाथ पैर थमने के बाद ये यही रस्सी ले करके, सेम रस्सी, और अपनी मम्मी के भी गले में डाल करके और जोर से दोनों लोग कस देते हैं। और ऐसा उनके भी साथ होता है। पहले तो उनके हाथ पैर फटफटाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके हाथ पैर बंद हो जाते हैं, चलना बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये समझ चुके थे कि इनका तो काम हो गया। अब दोस्तों ये आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये जाने के बाद वहाँ जब कमरे में जाते हैं तो वहाँ बच्चे सोए हुए थे, जिनका नाम मैं एक एक करके बताऊंगा। तो वहाँ कमरे में जाते हैं, वहाँ सोनम की चचेरी बहन सोनिका और मोनिका सोए हुए थे। ये उनके साथ भी ऐसे ही करते हैं, उसी रस्सी से उन दोनों का गला घोंट देती है अपने प्रेमी के साथ मिलके। उसके बाद वही मौजूद इसका चचेरा भाई विशाल और इस सोनम का सगा भाई अरविंद भी था। अब ये अपने चचेरा भाई विशाल को भी वैसे ही उसी रस्सी से गला घोंट देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसका सगा भाई अरविंद बचा हुआ था। दोस्तों ये अपना सगा भाई भी नहीं देखती और उसके भी साथ ऐसा ही करती है, उसके भी गले में रस्सी डाल करके और उसका भी गला घोंट देती है। अब दोस्तों ये और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद ये देखते हैं कि वहीं कुछ ही दूर में मौजूद जो अलग से एक मकान बना हुआ था, वहाँ जाते हैं। वहाँ इनकी दादी सोई हुई थी। ये जो सोनम नाम की लड़की है, इसी की दादी सोई हुई थी। अब ये दोनों वहाँ जाते हैं और ये अपने प्रेमी नवीन के साथ मिल करके और अपने दादी के भी गले में वही सेम रस्सी डाल के और उनका भी गला घोंट देते हैं। अब दोस्तों टोटल 7 लोगों को मार चुके थे। तकदीर सिंह के 3 बेटे थे,
जिनमें से सबसे बड़ा बेटा सुरेंद्र था और दूसरे नंबर का बेटा भूपेंद्र, जो कि पेशे से एक फौजी, और इनका जो तीसरा बेटा करमबीर सिंह भी यहाँ मौजूद नहीं थे। जो दूसरा बेटा भूपेंद्र था जो फौजी थे, वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे, वो अपनी ड्यूटी में आर्मी में वहीं थे। और दोस्तों इसी दौरान ये हादसा इधर हुआ था। तकदीर सिंह के जो दूसरे नंबर के बेटे भूपेंद्र सिंह, उनके 3 बच्चे थे जिनके नाम सोनिका, मोनिका और विशाल था। बड़ी बेटी जो 14 साल की, दूसरी बेटी थी उनकी उम्र महज 11 साल थी, और इनका एक जो बेटा था विशाल, उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। और वहीं तकदीर सिंह के जो बड़े बेटे सुरेंद्र थे, उनके 2 बच्चे थे, जिनमें से ये बेटी और अरविंद, जो कि ये बेटी बड़ी थी जिनका नाम सोनम था, जो ये सब कर रही है, और जो बेटा अरविंद था। तो अब हम आपको बता दें, इस लड़की का जरा भी दिल नहीं कांपा ये सब वारदात को अंजाम देते हुए। और दुख की बात तो ये है कि ये सब करने के बाद वही अपनी दादी के लाश के पास अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाती रही। कैसे इसने ऐसे किया, यकीन नहीं होता है। ऐसी घटना सुनने के बाद अजीब सा लगता है, दिमाग चकरा जाता है, सर घूमने लगता है ऐसी ऐसी क्राइम स्टोरी देखने के बाद। दोस्तों ये पूरी घटना रात में होती है। तकदीर सिंह के बड़े बेटी और बहू थे, वो वहीं पे सोते थे जहाँ जानवर वगैरह रखते थे, उसी वाले घर में ये लोग सोया करते थे। वो जानवरों की देखभाल के लिए आते हैं। उनके जो दादा थे सोनम के, तकदीर सिंह, वो वहाँ आकर के देखते हैं कि दरवाजा अभी भी बंद है। वो बेहद गुस्सा हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे बेटी बेटा अभी तक इतना लेट तक क्यों सो रहे हैं। वो जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोलता है। वो जैसे तैसे करके दरवाजा खटखटाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो उस दरवाजे को खोल लेते हैं। दरवाजा खोलने के बाद जब वो अंदर जाकर के देखते हैं कि वो दोनों ही अपने अपने बिस्तर में सोए हुए थे, यह देख करके वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। सोचते हैं कि यार कैसे मेरे बड़े बेटी बेटा हैं गैर जिम्मेदार, अभी तक सो रहे हैं, दिन निकल आया लेकिन अभी इनकी नींद नहीं खुली। वो जाकर के अपनी छड़ी से मतलब हिलाने लगते हैं छड़ी से, लेकिन वो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे थे। वो चुपचाप सोए हुए थे। अब मूवमेंट करते भी क्या दोस्तों, जान ही नहीं थी, बेजान शरीर पड़ा हुआ था। उसके बाद वो हाथ पकड़ते हैं तो हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, नब्ज वगैरह कुछ चल नहीं रही थी। वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं ये देखने के बाद। वो जाकर के अपने बहू के पास उसको देखते हैं, उसका भी यही हाल था। अब तकदीर सिंह जोर से चिल्लाते हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। न कहीं चोट के निशान दिख रहे थे न कुछ, दोनों लाशें पड़ी हुई थी। अब वो हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं। वहीं मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं, वो लोग भी आके देखते हैं। सब लोग, सारे मोहल्ले वाले भी दंग रह जाते हैं ये सब देखने के बाद। अब बड़ा दुख का माहौल था। उसके बाद घर में आगे बढ़ा जाता है। आगे जब जाते हैं तो वहां देखते हैं दोस्तों, बच्चों के कमरे में कि चारों बच्चे मृत पड़े हुए थे, किसी के शरीर में जान नहीं थी। और थोड़ी और आगे बढ़ने के बाद दादी भूरी, जिनकी उम्र 60 साल थी, वो भी बेजान पड़ी हुई थी। दादाजी के होश उड़ जाते हैं ये सब देखने के बाद। वो बड़े सदमे में थे। अब दोस्तों वहीं मौजूद जो थाना सदर था, वहां तक ये सूचना पहुंचती है। एक साथ एक ही घर में 7 कत्ल सुनने के बाद वहां से पूरी पुलिस की टीम आ जाती है। पुलिस टीम में SHO प्रीतम सिंह और सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, ASI रामचंद्र और SI दर्शन थे। ये भारी पुलिस बल के साथ और घटना स्थल उसी घर में आ जाते हैं। दोस्तों वहां आने के बाद यह और भी बड़े अधिकारियों को सूचित करते हैं। उसके बाद वहां मौके पर बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं। SFL टीम आती है, डॉग स्क्वाड भी आ जाते हैं वहीं पे, और फोरेंसिक टीम भी आ जाती है। अब यह सारी टीमें वहां मौजूद थी। अब ये अपने अपने तरीके से केस को स्टडी करना चालू कर देते हैं। जैसे केस को स्टडी कर किया जाता है, सुरेंद्र के जो साला वहां आ जाते हैं, वो एक अलग आरोप लगाते हैं। वो आकर के पुलिस से अलग ही मैटर बताते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि सुरेंद्र और ये जो भूपेंद्र फौजी है, ये आपस में काफी ज्यादा लड़ते रहते थे जमीन जायदाद को लेकर के। और शायद इसी लड़ाई का फायदा उठाने के लिए जो तकदीर सिंह का सबसे छोटा बेटा और इन दोनों का सबसे छोटा भाई करमबीर सिंह है, यह उसी का किया धरा है। उसके ऊपर पूरा आरोप मत देता है, जो सुरेंद्र का साला था, यानी कि सोनम का मामा। पुलिस इस गवाही को लेके इस पे जांच चालू कर देती है।
जांच करने के बाद पुलिस को कुछ खास मिल नहीं रहा था इसमें। लेकिन दोस्तों, तो सुरेंद्र के जो पिताजी थे तकदीर सिंह, वो पुलिस वालों को बताते हैं कि मेरे बेटे का ये काम नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं अपने बेटों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे कोई भी बेटे इस तरह का काम नहीं कर सकते थे। मुझे एक व्यक्ति पर शक है जो मेरे ही घर का है। पुलिस वाले बोलते हैं कौन है वो बताते हैं कि दरअसल मेरी जो पोती सोनम है उसका यही मोहल्ले में एक नवीन नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है और उसका चरित्र जो है ठीक नहीं है। ये हम कई बार मना कर चुके हैं और कई बार पकड़ चुके हैं उसको रंगे हाथों, लेकिन वो नहीं मानती है। उसकी पढ़ाई भी हमने बंद करवा दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। अब हो सकता है कि उसके साथ मिल करके मेरी पोती ने ही ये सारी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इतना सुनने के बाद अब पुलिस का ध्यान इस तरफ चला गया। जब दोनों ही तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। इन्वेस्टिगेशन में इधर का पलड़ा भारी पड़ रहा था, जो कि सोनम और नवीन थे। नवीन को पकड़ लेती है पुलिस, नवीन से पूछताछ पुलिस अपने तरीके से चालू कर देती है। अब दोस्तों, पुलिस का तरीका होता ही ऐसा है कि गूंगा भी बोलने लगे। अब नवीन पूरी डिटेल में बताना चालू कर देता है। अब नवीन के बयान के बाद तो सोनम को पकड़ते हैं दोस्तों। अब सोनम से भी पूरा सच्चाई ली जाती है और उसको बताया जाता है कि कैसे नवीन ने सारा कुछ कबूला है। उसके बाद सोनम जो भी बातें बोल रही थी वो बिल्कुल हूबहू नवीन से मैच कर रही थी। अब इसमें पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इन दोनों की मिली भगत है और इन दोनों ने मिल के ही इस घटना को अंजाम दिया है। और ये सोनम ये भी बताती है कि फैमिली वालों की वजह से मैं नवीन से मिल नहीं पाती थी और इस कारण से मैंने ऐसा ऐसा हमने किया है। वो वहाँ पे पूरा कबूल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और कोर्ट पूरा मामला समझने के बाद उन दोनों को फांसी की सजा सुना देता है। फांसी की सजा सुनाने के बाद वो ये जताते हैं कि हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और गलत तरीके से हमको फंसाया जा रहा है, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद उनकी फांसी को जो है पेंडिंग कर दिया जाता है और केस की और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके बाद हालांकि अभी जो फांसी का उनको फैसला दिया गया है उसको खारिज नहीं किया गया है, वो है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट को थोड़ा चेंज कर दिया है और बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे आरोपियों को सजा होना बहुत जरूरी है। ये समाज के लिए एक खतरा है। जो अपने ही लोगों को मारने में नहीं हिचकिचाए, वो लोग कैसे होते होंगे। वो समाज के लिए एक कितना बड़ा खतरा है, और अगर ऐसे लोगों को बख्श दिया जाए तो वो आगे चल कर के समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने परिवार को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो कहानी है सच्ची कहानी है और अभी तक इनका केस चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि इनको सुप्रीम कोर्ट से भी ये फांसी की जो सजा सुनाई गई थी इसी में अमल रहेगा और इनको फांसी की सजा होगी। दोस्तों, कहानी काफ़ी डिटेलिंग थी, हो सकता है हम थोड़ी बहुत मिस कर गए हों, लेकिन हमने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। और ये कहानी हमारा सुनने का उद्देश्य किसी को आहत करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का काम करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं ताकि लोग सतर्क हो सकें और अपने आप की सुरक्षा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।